नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीबीएसई बोर्ड के द्वारा आयोजित की गई सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 12 जनवरी 2022 शिफ्ट के पेपर के संस्कृत पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा सीटेट दिसंबर 2021 में प्राइमरी स्तर पर कुल 23 शिफ्टों में पेपर का आयोजन किया गया था, जिसमें से ये 13वें शिफ्ट का पेपर आप देख रहे हैं। अगर आप सभी शिफ्टों के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन के साथ साथ अपर प्राइमरी के सभी शिफ्टों के पेपर सॉल्यूशन के अलावा सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्न संख्या 121 से 128 तक दिए गए पैराग्राफ पर आधारित पूछा गया था। सबसे पहले हम लोग प्रश्नों को देखेंगे और पैराग्राफ में इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया है, महत्सरः कीदृशम आसीत। कीदृशम का मतलब होता है कैसा, और महत्सरः को जब आप यहाँ पर विच्छेद करेंगे तो महान सरह आएगा, यानी कि बड़े सरोवर की बात की गई है। वो कैसा था हमसे पूछा जा रहा है। पहले ही लाइन में इसका उत्तर मेंशन किया गया है, अस्ति कस्मिंश्चिद वन प्रदेशे नाना, मतलब कि अनेक प्रकार से, जल चर यानी जल में रहने वाले, और रसनाथम महत सरह यानी कि महान सरोवर में बड़े जल में एक तरीके से कहा जा सकता है कि विभिन्न प्रकार के जलचर प्राणी रहते थे। ठीक है, तो बड़ा सरोवर कैसा था, तो ये अनेक जलचर प्राणी से परिपूर्ण था। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, बकः केन कारणेन मत्स्यान व्यापाद युतम असमर्थः आसीत। यहां पर आप उत्तर दे सकते हैं, तत्र च कृताश्रयो बक एको वृद्ध भाव मुपागतो मत्स्यान व्यापाद युतम असमर्थः। उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 देखिए, सह वृद्धो भवत, यानी कि वह बूढ़ा हो गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, बकस्य दुखेन दुखितः क आसीत। यहां पर आप इसका उत्तर देख सकते हैं, कुल रीको नाना जलचर समेतः समेत्य तस्य दुखेन दुखितः सादर मिद मुचे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? कुल रीका इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। विकल्प नंबर 4 कुल रीका इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, मत्स्यानाम न भक्षणे बकेन किम कारणम अकथयत, यानी कि मछलियों को ना खाने का जो बक था उसने क्या कारण बताया, तो वैराग्यम बताया था, यानी वो वैरागी हो गया था, इस सेंस में उसने कहा था। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, मत्स्यादनम प्रति इत्यस्मिन् अर्थे निम्नलिखितेषु क प्रयोगम कर्तुम शक्यते। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 देखिए, मत्स्य भक्षणम। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भित्वा पदम कस्माद धातो निर्मितम, यानी कि जो भित्वा पद है वो किस धातु से निर्मित हुआ है, तो ये भिद धातु से निर्मित हुआ है। विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, अभिसिंचन इत्यस्मिन् पदे क कृत प्रत्यय, यानी कि अभिसिंचन पद में कौन सा कृत प्रत्यय है, तो इसमें क्षत्रिय कृत प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अनावृष्टि इत्यस्मिन् पदे क समास, यानी अनावृष्टि यानी कि जब सूखा पड़ जाता है, यानी पानी का अभाव। यहां पर देखिए का कारक चिन्ह का लोप हो रहा है और इस वजह से यहां पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। विकल्प नंबर 3 सही उत्तर है। दोस्तों, प्रश्न संख्या 129 से 135 तक एक अन्य पैराग्राफ पर आधारित पूछा गया था। इसके थीम को जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। इसमें एक वट वृक्ष की बात की गई है, बरगद के पेड़ की बात की गई है। उस पर एक कौवा और अपना वो अंडा देता था घोंसले में, और उसी पेड़ के नीचे एक सांप रहता था। यहाँ पर देख लीजिए, कृष्ण सर्प की बात की गई है, यानी काला सांप रहता था, अपने छेद में अपने बिल में रहता था। ठीक है, वो क्या होता था, जब भी कौवा अंडा देता था तो वो सांप जाकर के उसके अंडे को खा जाता था। इसी से बार बार ये प्रक्रिया चलती रही और इससे परेशान होकर के उसने अपने एक दोस्त श्रीगाल के पास गया और उससे इसके संदर्भ में क्या किया जा सकता है उसने पूछा। तो उसने कहा कि आप कौवे को बोला कि तुम राजा के दरबार में चले जाओ और वहाँ पर जो रानियां स्नान कर रही होंगी उनके जो एक तरीके से जो हार होता है, सोने का हार जो होता है, उसको आप लेकर के चले आना। देखिए कनक सूत्र की बात की गई है, उसको लेकर के चले आना और उसको लेकर के उस सांप के बिल में डाल देना। ऐसा ही उस कौवे ने किया। जब ऐसा करते हुए देखा उन रानियों ने, तो उन्होंने जो सेनापति थे और जो सैनिक थे उनको बोला कि मेरा हार लेकर के आओ। वो तुरंत कौवे के पीछे पीछे भागते हुए गए और जब सांप के बिल में उसने डाल दिया था और कौवा वहां से भाग गया था, तो सांप के बिल को तोड़ते हुए और वहां से जब सांप निकला तो उन्होंने सांप को भी मार दिया और वो हार लेकर के वो रानी के पास चले गए। यानी कि वो सांप भी मर गया
उनके प्रहार से, सैनिक के लाठियों के प्रहार से सांप मर गया था और सांप को अपने किए का एक तरीके से परिणाम भी मिल गया। तो इस प्रकार से कौवा सांप को मजा चखाता है, ये पूरा कहानी है। ठीक है, चलिए अब इस पर आधारित प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है न्यग्रोध पादस्य को अर्थ, यानी कि इस पद का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है वट वृक्ष। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कृष्ण सर्पः कानि भक्षयति स्म, यानी कि कृष्ण सर्प जो काला सांप था वो किसको भक्ष कर जाता था, किसको खा जाता था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? वायसी अपत्यानी। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है वायसी दंपतिभ्याम स्वदुखम कस्मै निवेदितम, यानी कि जो दंपति था, जो कौवा दंपति था, वो उसने अपना दुख किससे निवेदित किया, किससे निवेदन किया? तो उसने श्रीगाल के पास गया था और श्रीगाल को अपनी सारी परेशानी बताई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था कृष्ण सर्पः कुतः निर्गच्छति स्म, तो इसका उत्तर हो जाएगा वृक्ष विवरात। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था राजपुरुषः किमर्थम वृक्षम आरोहण, यानी कि जो राजपुरुष थे, जो सैनिक थे, जो सेनापति थे, वो क्या करना चाह रहे थे? तो वो क्या प्राप्त करना चाहते थे? तो वो कनक सूत्रम, यानी कि सोने का जो हार था, माला था, उसको प्राप्त करना चाहते थे। विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था कुर्यात इत्यस्मिन् पदे क लकारः अस्ति, तो इसमें विधिलिंग लकार है। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है गृहीत लघुड़ाः इत्यत्र क समास विद्यते, यानी कि इस पद में कौन सा समास है? तो इसमें बहुव्रीहि समास है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है अवबोध्य निवेशस्य अर्थो अस्ति, यानी कि अवबोध के निवेश का अर्थ क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। इसको अंग्रेजी में कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट बोला जाता है। ध्यान से समझिएगा, बच्चे का जो मानसिक स्तर है, बच्चे का जो संज्ञानात्मक स्तर है, यानी बच्चा जितना जानता है वर्तमान में, उससे उसको ज़्यादा बताने के लिए जाहिर सी बात है उसके ज्ञान के स्तर से आप ऊंचा बताएंगे, तभी उसको नई चीज़ें पता चल पाएंगी। यानी कि बच्चे को नई शिक्षा कैसे दी जाती है? बच्चे के ज्ञान को आधार बनाते हुए और उससे ऊपर उसको यानी उसके ज्ञान के स्तर से ऊपर नई जानकारियाँ उसको दी जाती हैं। यानी कि अवबोध निवेश क्या हो जाएगा? बच्चा जितना जानता है, जितना बच्चे का ज्ञान का स्तर है, उससे एक स्टेप ऊपर होना चाहिए। इसी को ध्यान में रख करके विकल्प ढूंढेंगे। देखिए पहले ही विकल्प में इसका उत्तर दिया गया है। देखिए सामग्री छात्रस्य वर्तमान योग्यता, इसी की मैं बात कर रहा था कि अभी बच्चे का जितना स्तर है, बच्चा जितना अभी वर्तमान में जान रहा है, स्तरात स्तोकम उच्चतरा भवित्वया, यानी कि जो सामग्री बच्चों को अध्ययन कराने के लिए यूज की जा रही है, वह बच्चों के वर्तमान योग्यता, वर्तमान स्तर, उनके वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से ऊपर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे के ज्ञान से जितना थोड़ा सा आप ऊपर बताएंगे तभी तो वो नया चीज़ सीख पाएगा। अगर ज्ञान के बराबर बता रहे हैं तो वो नया कहाँ सीख रहा है? वो तो पहले से जान रहा है। या फिर ज्ञान के स्तर के नीचे भी अगर आप बताएंगे तो वो तो पहले से बच्चा जान रहा है। यानी कि बच्चे को नया कुछ सिखाने के लिए, बच्चे को अवबोध के निवेश करने के लिए, यानी कि बच्चे को नया कुछ सिखाने के लिए उसके स्तर से थोड़ा सा ऊपर बताना होगा। यही बात विकल्प नंबर 1 कह रहा है। ऑप्शन नंबर 1 सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है भाषा शिक्षणस्य अचेतन प्रक्रिया कथ्यते, यानी कि भाषा के शिक्षण में अचेतन प्रक्रिया यानी कि अनकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग लैंग्वेज क्या कहा जाएगा? ध्यान से समझिएगा, अनकॉन्शियस यानी कि अचेतन मन से भाषा को सीखा जा रहा है। तो जब भी बच्चे का जन्म परिवार में होता है तो वो बिना चेतन मन से यानी कि अचेतन मन से वो भाषा को सीख रहा होता है। क्यों? क्योंकि जब भी अनौपचारिक तरीके से भाषा को सीखा जाता है बिना किसी प्रयास के माध्यम से, तो उसे अचेतन प्रक्रिया कहा जाता है। और कक्षा में जा करके जब औपचारिक तरीके से व्याकरण के नियमों के अंतर्गत सीखा जाता है तो उसे हम लोग भाषा का अधिगम बोलते हैं। चूंकि यहाँ पर अचेतन प्रक्रिया की बात की गई थी, यानी कि बिना व्याकरण के नियमों के अंतर्गत अनौपचारिक तरीके से भाषा को सीखने की बात हो रही है, इस वजह से इसे भाषा का अधिग्रहण करेंगे या फिर भाषा का अर्जन कहेंगे। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है भाषा शिक्षणे निम्नलिखितेषु किम सहायकम नास्ति, यानी कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सहायक नहीं है? निगेटिव सेंस में पूछा गया, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि छात्राणाम प्रेरणम, यानी कि एक तरीके से मोटिवेशन की बात की जा रही है कि जो छात्रों को मोटिवेट करने की बात की जा रही है। तो जाहिर सी बात है जब बच्चे को आप प्रेरित करेंगे तो वो सहायक होगा बच्चे को भाषा सीखने के संदर्भ में, तो ये तो पॉजिटिव हो गया। और प्रश्न हमसे नेगेटिव सेंस में पूछा गया था, इसलिए ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए सहायक परिवेश है, यानी कि जो इन्वायरमेंट है वो सपोर्टिव है, बच्चे को सपोर्ट कर रहा है भाषा सीखने के संदर्भ में, तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है। इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला विकल्प देखिए भाषायाः बहिः संपर्कः, यानी कि ये कहा जा रहा है कि जो लैंग्वेज है
उसके एक्सपोजर के संबंध में कहा जा रहा है, यानी कि जो भाषा है उसका बहिर्संपर्क यानी कि बाहरी जीवन से संपर्क करने की बात की जा रही है। जाहिर सी बात है, जब बच्चा अपने दैनिक जीवन में भाषा का प्रयोग करेगा इंटरेक्शन के माध्यम से, तो भाषा को अच्छी तरीके से सीख सकता है। तो यानी कि ये भी सहायता करेगा भाषा सीखने के संदर्भ में। ठीक है, तो चूंकि पॉजिटिव सेंस में था इस वजह से हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि निगेटिव सेंस में पूछा गया है। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, त्रुटिनानाम प्रति असहिष्णुता। असहिष्णुता को अंग्रेजी में इनटॉलरेंस बोला जाता है, यानी कि बच्चे अगर कोई त्रुटि कर रहे हैं, बच्चे अगर कोई गलती कर रहे हैं, तो आप उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं एज ए टीचर, मतलब आप असहिष्णु हैं। बच्चे के द्वारा की जा रही गलती पर या तो आप उसे दंड दे रहे हैं या फिर शाब्दिक तौर पर उसे डांट रहे हैं। तो ये क्या होता है कि त्रुटियों के प्रति जब असहिष्णुता होता है तो इससे क्या होता है कि बच्चे प्रयास करने से ही डरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब बच्चे ने त्रुटि किया, जाहिर सी बात है जब वो प्रयास करेगा कुछ नया चीज़ सीखने के लिए तो गलती करेगा ही करेगा। और जब आप त्रुटियों को लेकर के बच्चों को डांटेंगे या फिर सहिष्णु होंगे तो उसका प्रभाव ये पड़ेगा कि बच्चे अब भविष्य में प्रयास ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनके मन में डर बैठ जाएगा कि अगर मेरे द्वारा गलती हो गई तो फिर मेरी डांट पड़ेगी या फिर मुझे एक तरीके से टीचर मुझे डांटेंगे। तो इससे क्या होगा कि बच्चा प्रयास करना ही नहीं चाहेगा, और जब तक प्रयास होगा नहीं तब तक अधिगम होगा नहीं, यानी कि ये भाषा के शिक्षण के संदर्भ में सहायक नहीं होगा और बाधा उत्पन्न करेगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल निगेटिव सेंस में, और चूंकि हमसे निगेटिव पूछा गया था इसलिए विकल्प नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, श्रवण भाष्यता जिसे अंग्रेजी में ऑडियो लिंगुअल बोला जाता है, निम्नलिखितेषु कतमम महत्वम ददाति, यानी कि ऑडियो लिंगुअल निम्नलिखित में से किस पर महत्व देती है। तो ध्यान से समझिएगा, ऑडियो की बात की जा रही है यानी तो श्रवण तो उसमें कंफर्म होगा ही होगा। साथ ही साथ जब हम लोग सुन रहे होते हैं तो उसके बाद से उसी सभी चीज़ों को जो हम लोगों ने सुना है ऑडियो के माध्यम से उसको हम लोग बोल करके उसका प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए श्रवण तो होगा ही होगा, साथ ही भाषणम, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कस्मिन् पक्षे छात्रः स्वानुभावम आश्रित्यम नवीन ज्ञानम निर्माति, यानी कि ये पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा ऐसा अप्रोच है जो कि बच्चों के पूर्व ज्ञान, देखिए स्व अनुभवम यानी कि बच्चों के अनुभव की बात की जा रही है, स्व यानी अपना और अनुभवम यानी कि अनुभव की बात की जा रही है, यानी बच्चों के पूर्व ज्ञान उनके अनुभव पर आश्रित होकर के नए ज्ञान का निर्माण करने के लिए कौन सा अप्रोच कहता है। तो ये इसे हम लोग कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कहते हैं या फिर जिसे संरचनावाद अप्रोच कहते हैं। तो संरचनावाद को एक और नाम हम लोग जानते हैं निर्माणात्मक अप्रोच, यानी कि दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 निर्माणात्मक पक्ष है इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे सक्रिय रूप से भागीदारी करके अपने पूर्व अनुभव के आधार पर अपने नए ज्ञान की रचना कर रहे होते हैं। तो नए ज्ञान की रचना करना या फिर नए ज्ञान की निर्माण करना उस सेंस में यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पठन योग्यतासु विहंग मदृश्यपातः जिसे अंग्रेजी में स्कीमिंग कहते हैं अस्ति, यानी कि पठन योग्यता के संदर्भ में जो स्कीमिंग है उसका अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो स्कीमिंग का मतलब होता है कि जो लेख दिया गया है उसका मुख्य सार या फिर एक तरीके से उसका सामान्य विचार, यानी कि पूरा एक तरीके से थीम के संदर्भ में कहा जाता है कि जैसे कि मान लीजिए 4 पन्ने की कहानी है तो उसका मेन थीम क्या है उसके बारे में जानना, ये स्कीमिंग होता है। ठीक है, तो दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई है पाठ्य मुख्यम अथवा सामान्य विचारम ज्ञातु प्रयुक्तः विधि, यानी कि पाठ के मुख्य भाग या फिर मुख्य सारांश या फिर सामान्य विचार यानी कि उसका थीम क्या है उसके बारे में जानने की प्रयुक्त विधि को ही स्कीमिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, मूलभूतम तथ्यम अथवा प्रस्तावना यत् विश्वास व्यवस्थया व्यवहारस्य अथवा तर्क श्रृंखलायाः आधारो भवति कथ्यते, यानी कि ये कहा जा रहा है कि तर्कों की श्रृंखला और व्यवहार जो कि आधारित है मूलभूत तथ्य पर और प्रस्तावना पर, इसका विश्वास क्या कहा जाएगा। तो ये हम सिद्धांत के नाम से जानते हैं, प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। जैसे कि गणित में आप विभिन्न प्रकार के सिद्धांत पढ़ रहे होते हैं, ये सिद्धांत आए कहाँ से हैं, विभिन्न प्रकार के तर्कों को जब विभिन्न प्रकार के एक तरीके से जो रीजनिंग्स हैं, जो तर्क हैं, उनको श्रृंखलाओं में अरेंज करके और व्यवहारों के माध्यम से हम किसी निश्चित मूलभूत तथ्य पर पहुंच चुके हैं या फिर नियम तक पहुंच चुके हैं, और इसी विश्वास की व्यवस्था को ही सिद्धांत कहा जाता है, प्रिंसिपल कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अध्यापन विधि
निर्दिशति, यानी कि अध्यापन विधि जो होता है, जो टीचिंग मेथड होता है, वो हमें क्या बताता है? तो हमें जो टीचिंग मेथड होता है वो ये बताता है कि पढ़ाना कैसे है। कथम पाठयित्वम्, इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा कथम पाठयित्वम्। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है, यानी कि जो अध्यापन की विधि होती है वो हमें ये बताती है कि हमें पढ़ाना कैसे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था भाषायाः अध्यापने, यानी कि भाषा के अध्यापन में, भाषा को पढ़ाते समय अभिनय यानी कि रोल प्ले, प्रहेलिका यानी कि पहेलियाँ, समस्या और प्रश्नोत्तर इत्यादि क्या कहे जाते हैं? तो इसे हम लोग अध्यापन प्रविधि बोलते हैं, यानी इन्हीं प्रविधियों के माध्यम से बच्चे को भाषा का अध्ययन कराया जाता है, भाषा का शिक्षण टीचर के माध्यम से कराया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 अध्यापन प्रविधि यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है समेकित मूल्यांकनम, यानी कि समेकित मूल्यांकन क्या है, जिसे अंग्रेजी में समेटिव कहा जाता है। इसका एक और नाम होता है योगात्मक मूल्यांकन। तो देखिए, जब आपका पूरा एक सत्र कंप्लीट हो चुका है, जैसे मान लीजिए कक्षा 3 में बालक है, तो 3 में जब उसका पूरा सत्र कंप्लीट हो चुका है तो अब उसकी फाइनल परीक्षा होती है सत्र के अंत में या फिर वर्ष के अंत में। तो इसे ही जो फाइनल परीक्षा होता है इसे ही हम लोग समेटिव असेसमेंट बोलते हैं, या फिर समेकित मूल्यांकन बोलते हैं, या फिर योगात्मक मूल्यांकन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, विशेष कालावधौ छात्रस्य योग्यतानां निर्णयं करोति, यानी कि विशेष काल की अवधि के बाद छात्रों की योग्यता पर निर्णय लेना कि छात्र कितना सीखे हैं या नहीं सीखे हैं, उनको फाइनल डिसीजन देना कि आपने कितना सीखा पिछले साल भर के दौरान में। अब इसका शिक्षण फिर से नहीं किया जाएगा, इसमें केवल डिसीजन सुनाया जाएगा कि साल भर में आपने कितना सीख लिया है। ये होता है समेटिव असेसमेंट। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है सहपाठी प्रतिपुष्टि ही, यानी कि जो पीयर फीडबैक होता है, जो हमारे सहपाठी हैं, जो हमारे साथ पढ़ रहे होते हैं, बच्चों के साथ पढ़ रहे होते हैं, उनका फीडबैक इंपॉर्टेंट है या नहीं, क्या है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे। कहा जा रहा है कि पाठ्य पुस्तक लेखने च प्रयुक्ततया, यानी कि कहा जा रहा है, यहाँ पर देखिए नौ कहा जा रहा है, यानी कि निगेटिव सेंस में है, यानी कि कहा जा रहा है कि नेवर बी यूज्ड विथ राइटिंग टेक्स्ट, यानी कि जो सहपाठी हैं हमारे, उनकी प्रतिपुष्टि को नकारने की बात की जा रही है, जबकि उनका जो फीडबैक है वो भी टीचर को ये समझने में मदद करता है कि बच्चे सीख पा रहे हैं या नहीं, यानी कि सहपाठी का जो फीडबैक है वो भी इंपॉर्टेंट है। और विकल्प क्या कह रहा है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से ये निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, अध्ययन अध्यापन प्रक्रियासु न प्रयुक्तव्या, यानी कि यहाँ पर भी निगेटिव सेंस में कहा जा रहा है कि अध्यापन अध्ययन की प्रक्रिया में सहपाठी प्रतिपुष्टि प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये भी विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि उनके माध्यम से भी टीचर को पता चल सकता है कि हाँ बच्चे सीख पा रहे हैं अथवा नहीं। यही तो इंपॉर्टेंट है, टीचर को जानना कि जो उनके द्वारा शिक्षण विधि का प्रयोग किया जा रहा है वो एप्रोप्रिएट है या नहीं। और ये कैसे समझ में आएगा? जब हम लोग खुद फीडबैक लेंगे बच्चों से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी यहाँ पर नेगेटिव था, इस वजह से उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, पाठ्य पुस्तक लेखने यथा अवसरम प्रयुक्तव्या, यानी कि एक तरीके से ओकेजनली एक तरीके से उनके फीडबैक की लेने की बात की जा रही है राइटिंग टेक्स्ट के साथ। तो इस वजह से ये भी निगेटिव है, क्योंकि हमें आज जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो सतत और व्यापक मूल्यांकन पर जोर देता है, यानी कि बच्चा कुछ भी गतिविधि कर रहा है कक्षा में उसका मूल्यांकन होना चाहिए। यानी मूल्यांकन के जितने भी तरीके हैं, चाहे सहपाठी प्रतिपुष्टि का ही क्यों ना हो, वो लगातार होना चाहिए, किसी विशेष अवसर पर नहीं होना चाहिए। और ये विकल्प क्या कह रहा है कि यथा अवसर, मतलब कि हमेशा नहीं बल्कि ओकेजनली की बात कर रहा था, इस वजह से निगेटिव हो गया, जो कि सतत विकास सतत मूल्यांकन पर के विरोध में था। क्योंकि सतत ये कहता है कि जब भी बच्चा कक्षा में कुछ भी गतिविधि कर रहा है उसी दौरान मूल्यांकन होना चाहिए, और ये विकल्प कह रहा है कि जब भी कभी मौका मिले यथा अवसर उस हिसाब से फीडबैक लेना चाहिए, इस वजह से ये निगेटिव था। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 4 देखिए, पाठ्य पुस्तक लेखने नियमित रूपेण प्रयुक्तव्या, यानी कि इनका जो फीडबैक है वो नियमित रूप से लिया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था अस्माभिः भाषा कक्षासु चतस्त्र योग्यता, यानी कि चतस्त्र यानी कि 4 की बात की जा रही है, और भाषा की कक्षा में 4 भाषा की जो योग्यता है, यानी कि हमसे ये पूछा जा रहा है कि भाषा की कक्षा में 4 लैंग्वेजेज स्किल को, यानी 4 लैंग्वेज की भाषा स्किल को यूज करना कैसा है या फिर किस प्रकार से यूज करना चाहिए। तो इसे हम लोग इंटीग्रेट करके यूज करना चाहिए, यानी एकीकृत रूप में यूज करना चाहिए। विकल्प नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। एकीकृत मतलब कि देखिए, आज हम लोग NCF 2005 ये कहता है कि बच्चे को कक्षा में
बहुभाषिकता के लिए जोर देना चाहिए। बहुभाषिकता का मतलब जितने भी कक्षा में सहपाठी हैं या फिर बच्चे हैं, सबकी मातृभाषा को महत्व देना है, यानी प्रत्येक बच्चे को उनकी मातृभाषा में एक्सप्रेस करने का मौका देना है। यहाँ पर 4 भाषा की योग्यता की बात की जा रही थी। अगर ऐसा कुछ भी है, 4 भाषा बच्चे बोल रहे हैं कक्षा में, तो उसको इंटीग्रेट करना चाहिए, यानी एकीकृत करना चाहिए, सबको साथ लेकर के चलना चाहिए। ठीक है, इस वजह से एनसीएफ 2005 के अनुसार ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कस्मिन् वयसि बालकाः बहुविधानि मात्रा संयोजनानि कुर्वन्ति। मात्रा संयोजनानी यानी कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जैसे कि हमसे बेसिकली प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि किस आयु स्तर में, किस आयु ग्रुप में बच्चे जो हैं वो सिलेबल कॉम्बिनेशन बना करके बाबा, मामा, इस प्रकार से छोटे छोटे शब्द बा, मा, चा, इस प्रकार के शब्दों को वो बोलने लगते हैं। मात्राओं को लगा कर देखिए, यहाँ पर मात्रा बोला गया ना, यानी कि वर्णों को मिला करके, जैसे कि बा, मा, ये मात्रा को मिला करके संयोजित यानी कि मिला करके। ठीक है, और बहुविधानी यानी कि एक तरीके से कॉम्बिनेशन की बात की जा रही है सिलेबल की। ठीक है, यानी कि बहुत छोटे छोटे एक तरीके से सिलेबल कॉम्बिनेशन के माध्यम से वो बा, मा, चा, इस प्रकार से चीज़ों को बोलना सीख जाते हैं। किस आयु ग्रुप के बच्चे, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए विकल्पों में चलते हैं। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 6 से 8 माह के बच्चे। देखिए षड अष्ट वर्षाणाम मध्य, यहाँ पर देखिए षड मतलब कि 6 और अष्ट मतलब कि 8। ठीक है, यानी कि 6 से 8 मंथ के बच्चे जो होते हैं वो इस प्रकार के छोटे छोटे वर्णों का प्रयोग कर रहे होते हैं मात्रा संयोजन करके। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यदा कश्चिद अध्यापकः शिक्षणे दोषान् अपहर्तुम आवश्यकानि संशोधनानि करोति इदम कथ्यते। यानी कि कोई एक शिक्षक है, जब वह कुछ एक तरीके से जरूरी करेक्शन, यहाँ पर देखिए संशोधन की बात की गई है, यानी करेक्शन को मेजर करता है, यानी कि एक तरीके से विभिन्न प्रकार के परीक्षणों के माध्यम से उसको आवश्यकता महसूस होती है कि बच्चों के अधिगम में कुछ दोष है और उस दोष को दूर करने के लिए, संशोधन करने के लिए उसको फिर से अधिगम कराने की आवश्यकता है, ताकि उसका जो लर्निंग गैप है उसको खत्म किया जा सके। तो ये क्या कहा जाएगा, हमसे पूछा जा रहा है। तो इसे हम लोग डायग्नोस्टिक टेस्ट के नाम से जानते हैं, जिसे हिंदी या फिर संस्कृत में निदानात्मक परीक्षा कहा जाता है। यानी कि एक सत्र के बीच में अगर एक चैप्टर पढ़ाया गया या फिर एक कॉन्सेप्ट बच्चे को पढ़ाया गया, उसके बाद से टीचर वहां पर उनका परीक्षण कर रहा होता है कि पर्टिकुलर इस चैप्टर को या फिर पर्टिकुलर इस कॉन्सेप्ट को समझने में कहीं पर बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मूल्यांकन के दौरान उनको कोई दिक्कत महसूस हो रहा है, यानी कि कोई दोष है बच्चों के सीखने में, तो उसको संशोधन करने के लिए फिर से बच्चे का रेमेडियल टीचिंग किया जाता है। और ये कैसे संभव होता है, ये पहले निदानात्मक परीक्षण यानी कि डायग्नोस्टिक टेस्ट के माध्यम से उसकी दोष, उसके एक तरीके से आ रही समस्याओं के बारे में पता लगाया जाता है। यही प्रश्न में हमसे पूछा गया था दोषों के बारे में, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा, निदानात्मक परीक्षा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रत्येकम भाषायाः ध्वन्यः संरचना शब्दवल्यः पृथक पृथक भवन्ति। यानी कि प्रत्येक भाषा में ध्वनि यानी कि वर्ण, संरचना यानी कि स्ट्रक्चर, शब्दवल्यः यानी कि शब्द अलग अलग होते हैं। प्रत्येक भाषा में ये सभी अलग अलग होते हैं। भाषायाः इयम विशेषता दर्शयति यत्, यानी कि भाषा की यह विशेष व्यवस्था जो है, विशेषता जो है वो क्या दर्शाती है, तो ये दर्शाती है कि भाषा की, प्रत्येक भाषा की अपनी व्यवस्था होती है। व्यवस्था मतलब कि प्रत्येक भाषा में अपना अलग ध्वनि यानी कि वर्ण होगा, प्रत्येक भाषा में अपना स्ट्रक्चर होगा, प्रत्येक भाषा के अपने अपने शब्द होंगे और ये प्रत्येक भाषा के अलग अलग होते हैं। तो ये भाषा व्यवस्था कहलाती है। विकल्प नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्तर के सभी शिफ्टों के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, या फिर सीटेट में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट के बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।